नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 18 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 18 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हो और इस पर दोस्तों आप मात्र 99 रुपीज़ में इसको परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे और 12 अलग अलग PDF मिलेगी। ठीक है, अगर आप सिंगल PDF में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ बनाई थी। कौन सी वर्षगांठ थी? 46वीं वर्षगांठ थी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया था। 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियों और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया था और 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला सेंटर फॉर मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी किस इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हो रहा है दोस्तों? तो ये SGSITS इंदौर में शुरू हो रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर E। तो बात करें यहाँ पर SGSITS कॉलेज की तो इसकी फुल फॉर्म श्री गोविंद सकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस होती है और ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में की गई थी और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? राकेश सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका संबंध है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर राज्य शिखर सम्मान की बात करें तो देखिए हिंदी साहित्य में 2019 का जो शिखर सम्मान है वो किसे मिला है? सहवाल सत्यार्थी को मिला है और इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। 2020 का हरि जोशी को मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। उर्दू साहित्य की बात करें तो उर्दू साहित्य में 2019 का नईम कौसर को मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और 2020 का देवी शरण इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। संस्कृत साहित्य में दोस्तों 2019 का डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को मिला है, इनका संबंध दतिया डिस्ट्रिक्ट से है और 2020 का दोस्तों प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को मिला है, इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। शास्त्रीय संगीत की बात करें दोस्तों तो पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोवतकर को 2019 का मिला है, इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और 2020 का पंडित सज्जनलाल ब्रह्मावटे को मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। रूपंकर कला में बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देवीलाल पाटीदार को 2019 का मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और मनीष पुष्कले को 2020 का मिला है, इनका संबंध न्यू दिल्ली से है। नाटक की बात करें तो नाटक में 2019 का वैशाली गुप्ता को मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और 2020 का KG त्रिवेदी को मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। जनजातीय एवं लोक कला में दोस्तों गणेश केरकोटा को मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और 2020 का पूर्णिमा चतुर्वेदी को मिला है और दुर्लभ वाद्य वादन में दोस्तों 2019 का जो है बाबूलाल भोला को मिला है, इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को मिला है 2020 का, इनका संबंध उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखिए 19 फरवरी को एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जिले में करेंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में करेगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर E। ठीक है, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में कोलोनाइजर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक है, और यह दोस्तों श्री भूपेंद्र सिंह हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है। नरोत्तम मिश्रा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये मोहन यादव है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? यशोधरा राजे सिंधिया जी है और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल विभाग भी है। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच बनेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के बीच बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर E। ठीक है, और दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और एकड़ जमीन में बनेगा तो लगभग 20 से 25 हजार एकड़ जमीन में बनाया जाएगा इसको। और देखिए भोपाल इंदौर रोड और
और उससे लगे मार्गों को जोड़ते हुए मेगा इंडस्ट्रियल रीजन भी तैयार किया जाएगा। तो मेगा इंडस्ट्रियल रीजन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके बनने से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी होगा और नए उद्योगों की स्थापना होगी। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खंडवा जिले में दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये किन 2 कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जाएगा? तो वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भोपाल डिस्ट्रिक्ट में केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और दोस्तों इनकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो शिक्षा कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ रुपए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, और एक हॉस्टल भी बनाया जाएगा। तो देखिए आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए एक ही बड़े कॉम्प्लेक्स में सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन से 30 एकड़ जमीन मांगी है। प्रशासन मुगालिया कोट भोपाल में जगह दे रहा है। आदिवासी बच्चों के लिए यहाँ एक कन्या परिसर जिसमें 150 सीटें और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें हमारे मध्य प्रदेश भर के सभी बच्चों के लिए 400 सीटें रहेगी। और इस परिसर में ही स्विमिंग पूल, खेल मैदान, लाइब्रेरी, 2 बड़े हॉस्टल व अन्य सुविधाएं भी होगी। और यहाँ प्रदेश के सभी बच्चों को राज्य स्तरीय परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद उन्हें यहाँ दाखिला मिलेगा। और विभाग ने शिक्षा कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ रुपए और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होगी। यहाँ पर आदिवासी बच्चों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन इसे बनाकर तैयार करेगा और सीबीएसई पैटर्न पर इसमें आदिवासी छात्र छात्राओं को शिक्षा दिलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में पुरातत्व विभाग को 1000 साल पुराना भगवान शिव मंदिर का गर्भगृह कहाँ पर मिला दोस्तों? तो ये बना है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों पुरातत्व विभाग को 1 साल पुराना भगवान शिव मंदिर का गर्भगृह मिला है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की पौराणिक नगरी उज्जैन में एक और शिव मंदिर का अस्तित्व सामने आया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर कलमोड़ा में पुरातत्व विभाग को 1000 साल पुराना भगवान शिव मंदिर का गर्भगृह मिला है। खुदाई में दोस्तों अब शिवलिंग बाहर दिखने लगा है और बताया जा रहा है कि जो मंदिर है वो परमार कालीन का है और यहाँ उस दौर के शिलालेख भी मिले हैं। दोस्तों ठीक 1 साल पहले 21 फरवरी कलमोड़ा के बरडे के नीचे माताजी के ओडले के पास ये मंदिर निकला है। दोस्तों यहाँ पर हम मंदिर की चौड़ाई की बात करें तो वो 4.5 मीटर है, इसकी लंबाई 8.15 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 15 मीटर है। 1 साल पहले शुरू खुदाई के दौरान अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ गर्भगृह हो सकता है। इसके बाद भोपाल की टीम ने सर्वेक्षण किया और पुरातत्व रिसर्च अधिकारी डॉक्टर धुवेंद्र जोधा के निर्देशन में यहाँ खुदाई शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो देखिए मध्य प्रदेश की 4500 से ज़्यादा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई अब स्वतंत्र निकाय करेगा। इसके लिए दोस्तों सहकारी लोकपाल की नियुक्ति होगी और यह ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे अन्य बैंकों के लिए नियुक्त लोकपाल करता है। मध्य प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था लागू की जा रही है दोस्तों और सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। लोकपाल सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सहकारिता विभाग के अपर या संयुक्त पंजीयन स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा। और देखिए दोस्तों अगर हमारे मध्य प्रदेश में हम सहकारी समितियों की बात करें तो यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हैं। हर साल 25 लाख से ज़्यादा किसान अल्पावधि कृषि ऋण लेते हैं। इसके लिए सरकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को 800 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज अनुदान देती है। कई समितियों और बैंकों की शाखाओं से फर्जी तरीके से किसान के नाम पर ऋण चढ़ाने, राशि जमा होने के बाद भी बकाया बताने सहित अन्य शिकायतें आती है। पिछले दिनों ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, छिंदवाड़ा, छतरपुर सहित अन्य बैंकों से जुड़ी शाखाओं में किसानों के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की घटनाएं भी सामने आई है। और दोस्तों अभी की बात करें हम तो समितियों के विरुद्ध शिकायतें सहायक पंजीयक, उप पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, अपर पंजीयक के स्तर पर सुनी जाती है। इसमें अधिकारियों को बचाने और पक्षपात किए जाने की शिकायतें होती है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की बात करें तो देखिए वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? यह है न्यायमूर्ति NK गुप्ता।
ठीक है। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के, तो ये थे पीवी दीक्षित। तो लोकायुक्त लोक धन आयुक्त भारत के राज्य द्वारा गठित भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है और अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है अभी प्रेजेंट में, ये न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता है और ये है न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता दोस्तों। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे, पीवी दीक्षित जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केन बेतवा लिंक परियोजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक संचालन समिति एवं केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया गया है। दोस्तों यह केंद्र दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये आपको तो पता ही होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके बारे में दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ कि इन दोनों राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट है, वो कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक संचालन समिति एवं केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी और राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे। संचालन समिति समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मौलिक प्रशासनिक नीतियों, उपनियमों और मानदंडों को मंजूरी देगी और अपने वार्षिक बजट, वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने और जांचने के अलावा अपने दायित्वों एवं ऋण संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेगी। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण दौधन बांध, बिजली घर, केन बेतवा लिंक जलवाहक नहर, सुरंग, लोअर परियोजना, कोठा बैराज तथा बिना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना में पानी किस नदी से किस नदी में जाएगा, तो केन नदी से बेतवा नदी में जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें केन नदी की, तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर है और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, 292 किलोमीटर है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत में है, नदी में जाके मिल जाती है, यानी इसका मुहाना कहाँ पे होगा, यमुना नदी में। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों, गुरवे, परवा और सनार है। करें हम यहाँ बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 590 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कुमारगांव रायसेन में है, ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा भी गया था। इसका मुहाना कहां पर है दोस्तों, हमीरपुर में, यमुना में है। ठीक है, और सहायक नदियां कौन कौन सी है, बीना है, धसान है और सिंध है। और देखिए दोस्तों, बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है और बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, बेतवा नदी कहलाती है। और दोस्तों धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो ये नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं, बेतवा नदी को कहते हैं। और बघेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं, सोन नदी को कहते हैं। और मालवा की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। और सिवनी की जीवन रेखा किसे कहते हैं, वेनगंगा नदी को कहते हैं। और देखिए दोस्तों, बेतवा नदी पर तो ये माटातीला बांध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है बेतवा नदी पर, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, केन नदी है, यमुना में जाके मिलती है और ये बेतवा नदी भी यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से जाएगा केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी। देखिए इस मैप में आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, ये है केन नदी और ये है बेतवा नदी। तो ये देखिए केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी जाएगा। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के डोडन गांव के पास बांध बनाया जाना है। इसमें पन्ना रिजर्व टाइगर का लगभग 72 वर्ग किलोमीटर इलाका शामिल है। तो याद रखिएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व से। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना 1981 को हुई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है, 543 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और पन्ना टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, 1995 में। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी, पन्ना टाइगर रिजर्व से। और दोस्तों यहाँ बात करें परियोजना की लागत की, तो इसकी लागत लगभग 44,605 करोड़ आएगी और केंद्र सरकार इसमें से 90% देगी और बाकी राज्य सरकारें 5-5%। दोस्तों बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, शिवपुरी और रायसेन,
ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित जिला कौन कौन से होंगे मध्य प्रदेश के? दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रायसेन, विदिशा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना में लाभ कौन कौन से होंगे? पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि में सिंचित क्षेत्रों के हिस्सों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जल विद्युत की उपलब्धता होने से सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, नहरों का विकास होगा, नौवहन के विकास से परिवहन लागत कम होगी, पर्यटन स्थल के बनने से विकास का स्तर बढ़ेगा और वनीकरण प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश के किस संभाग में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है दोस्तों? तो ये इंदौर संभाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंदौर संभाग। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश में संभाग की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है तथा 52 जिले हैं। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा संभाग जो है दोस्तों वो जबलपुर संभाग है, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो वो शहडोल संभाग है। ठीक है, और आज का जो सबसे अच्छा आंसर है दोस्तों वो लता चौरसिया के द्वारा किया गया है, इनके द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया था दोस्तों। भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या ग्वालियर में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 141वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो अमृता की आई है, सेकंड रैंक अमरेंद्र की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो रानी की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।